तो गाइस यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं हिस्ट्री का जो आपका पेपर है उसका फुल सॉल्यूशन। तो बिल्कुल भी आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर गाइस आपका पहला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था। तो तत्कालीन कारण क्या था? फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि चर्बी वाले कारतूस। नेक्स्ट है कि डलहौजी की हड़प नीति। इसी तरह से गाइस यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है अंग्रेजों की धार्मिक नीति। और यहाँ पर 4 नंबर पर ऑप्शन है बलपूर्वक धर्म परिवर्तन। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा चर्बी वाले कारतूस 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि भू राजस्व की निर्धारित की गई राशि को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर गाइस फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन है जमा। नेक्स्ट ऑप्शन है जिन्स। इसी तरह से थर्ड नंबर पर ऑप्शन है हासिल। और इसी तरह से नेक्स्ट है नगद। तो भू राजस्व की निर्धारित की गई राशि को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं जमा। यानी यहाँ पर जो आपका फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन है यही ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि विष्णु भक्त संत क्या कहलाते थे? यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट दिया गया है कि अलवार। नेक्स्ट है नयनार। इसी तरह से थर्ड नंबर पर ऑप्शन मिला है कि वीरशैव। और इसके बाद यहाँ पर हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिला है जिम्मी। आपको बताना है कि विष्णु भक्त संत क्या कहलाते थे। जिम्मी आपका रॉन्ग ऑप्शन है। वीरशैव भी आपका यहाँ पर रॉन्ग ऑप्शन है। नयनार भी आपका रॉन्ग है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अलवार विष्णु भक्ति संत कहलाते थे, ठीक है। इसी तरह से गाइस यहाँ पर नेक्स्ट है कि जेम्स प्रिंसेप ने अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकाला। कब निकाला? 1848 ईस्वी में, सॉरी 1838 ईस्वी में। नेक्स्ट है 1858 ईस्वी में। नेक्स्ट है 1848 ईस्वी में। नेक्स्ट है 1828। तो आपको बताना है कि जेम्स प्रिंसेप ने अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकाला। तो उन्होंने निकाला था 1838 ईस्वी में, ठीक है। फर्स्ट नंबर पर जो ऑप्शन है आपका राइट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं गाइस। दिया गया है कि भगवान जगन्नाथ किस हिंदू देवता के रूप में माने जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर गाइस फर्स्ट नंबर पर है विष्णु। नेक्स्ट है शिव। और थर्ड नंबर पर है इंद्र। 4 नंबर पर दिए गए हैं गणेश। तो भगवान जगन्नाथ किस हिंदू देवता के एक रूप में माने जाते हैं? तो भगवान जगन्नाथ माने जाते हैं विष्णु के रूप में, ठीक है। फर्स्ट नंबर पर जो ऑप्शन है आपका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा लिपि लिखी जाती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। ऑप्शन है ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं या फिर नीचे से ऊपर। ऊपर से नीचे ये ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत ऑप्शन है। इसी तरह से ऑप्शन है कि बाएं से दाएं। तो बाएं से दाएं भी गाइस आपका यहाँ पर हो जाएगा गलत ऑप्शन। नेक्स्ट है कि दाएं से बाएं, ये आपका राइट ऑप्शन है। नीचे से ऊपर ये भी गलत है। तो दाएं से बाएं हड़प्पा लिपि लिखी जाती है। इसी तरह से गाइस यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है चलिए उसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है, अब यहाँ पर हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें कि संविधान सभा में प्रस्ताव में किन उद्देश्यों पर जोर दिया गया था। आप लिखोगे कि संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करने, सभी नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता का अवशासन देने और अल्पसंख्यकों तथा अन्य कमजोर वर्गों के लिए विशेष सुरक्षात्मक उपाय करने पर जोर दिया गया था। इसके बाद यहाँ पर गाइस आपको एक लाइन लिखनी है कि यह उद्देश्य प्रस्ताव में शामिल प्रमुख उद्देश्यों का विस्तृत विवरण दिया गया है। तो इसके आगे भी इसका आंसर देख लेते हैं कि वहाँ पर आप
किस तरह से इसका आंसर लिख कर आओगे। आप हेडिंग डालोगे स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य। इसमें आपको लिखना है कि प्रस्ताव में भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया, जिसका अर्थ है कि भारत किसी भी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं होगा। और इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे और अपनी सरकार और नीतियों का निर्धारण खुद करेगा। तो हेडिंग क्या डालोगे कि स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य। ठीक है, संविधान सभा के जो प्रस्ताव हैं उनके उद्देश्य क्या है, उन उद्देश्यों पर यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग आप डालोगे लोकतंत्र और न्याय। इसमें आपको लिखना है कि प्रस्ताव में सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, समानता और स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया था। नेक्स्ट आपको हेडिंग डाली है अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों की सुरक्षा में लिखोगे प्रस्ताव में अल्पसंख्यकों, पिछड़ी जातियों, जनजातियों, दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के हितों की सुरक्षा को समुचित व्यवस्था करने पर जोर दिया गया। नेक्स्ट हेडिंग डालोगे संघवाद। इसमें आपको लिखना है कि प्रस्ताव में भारत को राज्यों का एक संघ घोषित किया गया, जिसमें ब्रिटिश भारत, भारतीय रियासतें और भारत में शामिल होना चाहने वाले अन्य क्षेत्र भी शामिल होंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है कि एक महान वैज्ञानिक, कला संरक्षक के रूप में कृष्णदेव राय का मूल्यांकन कीजिए। आप लिखोगे कि कृष्णदेव राय साहित्य के महान संरक्षक थे और उन्हें अभिनव भोज के नाम से जाना जाता था। खुद विद्वान होने के कारण उन्होंने तेलुगु में अमुक्तमाल्यद नामक कृति और संस्कृत में जामवंती कल्याण नामक नाटक लिखा। कहा जाता है कि वे कई भाषाओं के ज्ञाता थे। कौन? कृष्णदेव राय। इसके बाद आप लिखोगे कृष्णदेव राय तुलुग वंश से ही संबंध था। कृष्णदेव राय के शासन की चारित्रिक विशेषता विस्तार और दृढ़ीकरण था। तो इसमें ये भी आपको ऐड कर देना है। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा आपको और समझना है। आप लिखोगी कि कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के एक महान सम्राट थे। वे तुलुग वंश के तीसरे शासक थे। उन्होंने 1509 से 1529 तक शासन किया। कृष्णदेव राय को भारतीय इतिहास के सबसे महान शासकों में गिना जाता है। तो क्वेश्चन क्या है? एक महान वैज्ञानिक, कला संरक्षक के रूप में कृष्णदेव राय का मूल्यांकन कीजिए। अब यहाँ पर थोड़ा और देखिए। आप लिखोगे कि वे स्वयं कवि थे और कवियों के संरक्षक भी। उन्होंने तेलुगु में अमुक्तमाल्यद नामक काव्य रचा था। उन्होंने भारत के प्राचीन इतिहास पर आधारित वंशावली नामक किताब लिखी थी। वे आंध्रभोज के नाम से भी जाने जाते थे। कूटनीति में भी माहिर थी। इसके बाद थोड़ा और देखिए। आप लिखोगे कि उनके दरबार में तेलुगु के 8 प्रसिद्ध कवि थे, जिन्हें अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता है। उनके दरबार में तेनाली रामकृष्ण नाम के एक प्रसिद्ध कवि और विद्वान भी थे। उन्होंने नागलपुरा शहर की स्थापना की थी। उनकी मृत्यु जहर दिए जाने के बाद हुई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मुगल कालीन कृषि इतिहास के प्रमुख स्रोतों का वर्णन करें। आप लिखोगे कि मुगल कालीन कृषि इतिहास को समझने के लिए कई महत्वपूर्ण स्रोत उपलब्ध हैं, जिनमें साहित्यिक रचनाएं, प्रशासनिक दस्तावेज और पुरातात्विक साक्ष्य शामिल हैं, जो उस समय की कृषि पद्धतियों, फसलों और भूमि व्यवस्था के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। इसके बाद आप लिखोगे कि मुगल कालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत ये रहे। तुजिक ए बाबरी, बाबर की आत्मकथा, जिन्हें बाबरनामा भी कहते हैं। बाबर ने इसे चगताई तुर्की में लिखा था। हुमायूं नामा बाबर की पुत्री और हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने इसे लिखा था। तबकात ए अकबरी, अकबर शाही या तारीख निजामी भी कहा जाता है। इसके बाद आप लिखोगे कि तारीख ए शेर शाही अब्बास खां शेरवानी ने अकबर की आज्ञा से लिखा था। अकबरनामा अकबर के वजीर अबुल फजल ने लिखा था। आईने अकबरी अकबर के शासनकाल से जुड़े आंकड़े और
शासन व्यवस्था से जुड़े नियमों का वर्णन है। मुंतखाब उत तवारीख अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा था। इसके बाद आपको लिखना है कि तुजुक ए जहांगीरी, जहांगीर ने अपने शासनकाल का वर्णन किया था। इकबाल नाम ए जहांगीरी मोहम्मद कादी ने लिखा था। बादशाहनामा जहांगीर के युग का पहला आधिकारिक दस्तावेज था। इसके बाद आप लिखोगे कि मुगल काल में कुओं तथा नहरों के अलावा तालाब तथा झीलें भी सिंचाई के कृत्रिम साधन के रूप में प्रयोग किए जाते थे। प्रायः गांव में एकाधिक तालाब होते थे। मध्य भारत, दक्कन और दक्षिण भारत में तालाब सिंचाई कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। दक्षिण भारत के गोलकोंडा साम्राज्य को टेवरनियर के अनेक तालाबों से युक्त बनाया था। अगला क्वेश्चन है कि पाही काश्तकार किसान कौन थे। आप लिखोगे कि मुगल काल में पाही काश्तकार वे किसान थे जो किसी दूसरे गांव के रहने वाले होते थे, लेकिन अनुबंध के आधार पर दूसरे गांव की जमीन पर खेती करते थे, यानी वे अन्यवासी कृषक थे। इसके बाद आप लिखोगे कि पाही काश्त का अर्थ क्या है। आप लिखोगे पाही काश्त शब्द का मतलब है अन्यवासी कृषक। खेती का प्रकार यहाँ पर आप डालोगे ये किसान दूसरे गांव के रहने वाले होते थे, लेकिन अनुबंध पर वहाँ की जमीन पर खेती करते थे। उदाहरण, जब किसी दूर के गांव में आय की स्थिति अच्छी हो जाती है या किसी तरह की मजबूरी हो जाती है तो लोग पाही काश्त बन जाते हैं। मुगल काल में किसान, इसमें आप लिखोगे मुगल काल में किसानों को रैयत या मुजियान भी कहा जाता था। खुद काश्तकार, मुगल काल में खुद काश्त वे किसान थे जो अपने ही गांव में रहते थे और अपनी ज़मीन पर खेती करते थे। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि पहाड़िया कौन थे, इनके बारे में समझिए। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि पहाड़िया एक जनजाति और राजनीतिज्ञों के भी कई नाम पहाड़िया रहे हैं। पहाड़िया जनजाति में आप लिखोगे पहाड़िया जनजाति के लोग मुख्य रूप से झारखंड और पश्चिम बंगाल में रहते हैं। इसके बाद आप लिखोगे ये राजमहल पहाड़ियों के मूल निवासी हैं। इन्हें पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड की सरकारों ने अनुसूचित जनजाति में शामिल किया है। इसके बाद आपको लिखना है इन्हें मालेर पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता है। ये द्रविड़ जातीय लोग हैं। इनका कद छोटा, नाक चौड़ा, कपाल धरा। आप लिखोगे कि कपाल धया, रंग हल्का भूरा और बाल घने एवं लहरदार होते हैं। ये एक लड़ाकू कबीले के रूप में पहचाने जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर गाइस आपको थोड़ा और बताना है कि पहाड़िया नाम के राजनीतिक जगन्नाथ पहाड़िया एक भारतीय राजनीतिक और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता थे। वे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, हरियाणा के राज्यपाल और बिहार के राज्यपाल रहे। वे 19 मई 2021 को कोविड-19 से मृत्यु हो गई। वे 4 बार सांसद और 4 बार विधायक रहे। वे प्रदेश के पहले दलित मुख्यमंत्री बने। अगला क्वेश्चन है कि जोधारों की शक्तियाँ जमींदारों की तुलना में अधिक प्रभावित थीं, दिखाइए। आप लिखोगे कि जोतदारों की शक्ति जमींदारों की तुलना में अधिक प्रभावी होने के कई कारण थे। और वे कारण कौन से थे। आप लिखोगे कि जिनमें औपनिवेशिक शासन द्वारा जमींदारी व्यवस्था को कमजोर करना, जोतदारों को कृषक उत्पादन में वृद्धि करना, संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना और जमींदारों की राजस्व अदायगी में असफलता शामिल है। इसके बाद आपको हेडिंग डाली है औपनिवेशिक शासन का प्रभाव, और इसमें आप लिखोगे कि ब्रिटिश शासन ने जमींदारी व्यवस्था को कमज़ोर किया, जिससे जमींदारों की शक्ति कम हुई। कृषक उत्पादन में वृद्धि में आप लिखोगे जोतदारों ने कृषि उत्पादन में वृद्धि की, जिससे वे आर्थिक रूप से मजबूत हुए और समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। संगठित होकर संघर्ष, जोतदारों ने संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया, जिससे उनकी शक्ति में वृद्धि हुई। नेक्स्ट आप लिखोगे राजस्व अदायगी में जमींदारों की असफलता में लिखोगे जमींदारों को तय समय पर राजस्व की राशि नहीं देने के कारण उनकी ज़मीनें नीलाम हो जाती थी, जिन्हें अक्सर जोतदार खरीद लेते थे।
जमींदारों की कमजोरी स्थिति में आप लिखोगे जमींदार किसानों से भू राजस्व वसूलते थे, लेकिन उन्हें औपनिवेशिक सरकार को एक निश्चित राशि देनी पड़ती थी, जिससे उनके पास सीमित संसाधन थे। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका है कि 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण का वर्णन कीजिए। आप लिखोगे कि 1857 के विद्रोह की असफलता के कई कारण थे, जिनमें प्रभावी नेतृत्व की कमी, सीमित संसाधन, विद्रोह के बीच आपसी सहयोग की कमी प्रमुख थी। हेडिंग आपको डालनी है प्रभावी नेतृत्व का अभाव। आप लिखोगे विद्रोह में नाना साहब, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई जैसे बहादुर नेता थे, लेकिन वे समग्र रूप से आंदोलन को प्रभावी नेतृत्व प्रदान नहीं कर सके। विद्रोहियों के बीच एक प्रभावी नेता का अभाव था, जिससे एक यूनिफिल्ड योजना और विचारधारा का अभाव था। नेक्स्ट हेडिंग आपको यहाँ पर डालनी है सीमित संसाधन। इसमें आप लिखोगे कि विद्रोहियों के पास अंग्रेजों की तुलना में कम संसाधन थे, जैसे कि हथियार, धन और संचार के साधन। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है कि अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार, रेलवे, डाक और टेलीग्राफ जैसे उन्नत संचार और नेटवर्क थे। इसके बाद यहाँ पर इसके बारे में आप लिखोगे कि विद्रोहियों के बीच आपसी सहयोग की कमी, विद्रोह मुख्य रूप से दोआब क्षेत्र तक ही सीमित था और बड़ी रियासतें दक्षिण प्रांत और मध्य वर्ग इसमें शामिल नहीं हुए। कुछ शासक और जमींदार ब्रिटिश शासन की शक्ति से भयभीत थे, इसलिए उन्होंने विद्रोह में भाग नहीं लिया। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि विद्रोह की योजना और संगठन का अभाव। इसमें आपको लिखना है विद्रोह निर्धारित तिथि से पहले शुरू हो गया, जिससे ये असफल हो गया। विद्रोह की योजना नहीं बनाई गई थी और इसे संगठित नहीं किया गया था। अंग्रेजों की सैन्य शक्ति में आप लिखोगे कि अंग्रेजों के पास एक मजबूत और अनुभवी सेना थी, जो विद्रोह को दबाने में सक्षम थी। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है कि अंग्रेजी सैनिकों के पास बेहतर हथियार थे। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी का नमक कानून कब और किसने तोड़ा। आप लिखोगे कि महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च के दौरान ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को नमक बनाकर प्रतीकात्मक रूप से तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। दांडी मार्च हेडिंग डालने के बाद आप लिखोगे 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ दांडी के लिए 240 मील की पैदल यात्रा शुरू की। नमक कानून में आप लिखो ब्रिटिश सरकार ने नमक के उत्पादन और बिक्री पर एकाधिकार कर रखा था और आम लोगों को नमक बनाने से रोक दिया था। इसके बाद यहाँ पर आपको हेडिंग डालनी है प्रतीकात्मक विरोध। इसमें आप लिखोगे दांडी तट पर पहुंचकर गांधी जी ने समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा, जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक प्रतिक्रियात्मक विरोध था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में आप लोगों ने नमक सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी, जिनका उद्देश्य ब्रिटिश शासन। उसके आगे जो दिया गया वो आपको लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है अहिंसक विरोध। इसमें आप लिखोगे इस आंदोलन में लोगों ने नमक कानून का उल्लंघन किया और अन्य तरीकों से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध किया। आंदोलन का प्रभाव में आपको 2 लाइनें लिख देनी है। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि 1857 के संघर्ष का स्वरूप क्या था, वर्णन कीजिए। आप लिखोगे कि 1857 का संघर्ष, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक व्यापक लेकिन असफल विद्रोह था, जिसमें सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक कारणों ने मिलकर भूमिका निभाई। इसके बाद आपको हेडिंग डालनी है सामाजिक और धार्मिक कारण। इसमें आप लिखोगे कि अंग्रेजों ने भारतीयों के सामाजिक धार्मिक जीवन में दखल देना शुरू कर दिया था, जिससे कि सती प्रथा को समाप्त करना और ईसाई मिशनरियों को धर्म परिवर्तन के लिए अनुमति देना। 1850 के धार्मिक अधिनियम ने पारंपरिक हिंदू कानून में भी बदलाव किया था। तो सामाजिक और धार्मिक कारण हेडिंग डालने के बाद आपको ये करना है। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग आपकी पड़ेगी आर्थिक कारण। आर्थिक कारण हेडिंग डालने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है कि ब्रिटिश शासन की वजह से गांवों की आत्मनिर्भरता खत्म हो गई थी
और कृषि का व्यवसायीकरण हो गया था, जिससे किसानों पर बोझ पड़ा था। मुक्त व्यापार साम्राज्यवाद को अपनाने से गैर औद्योगिकरण हुआ और धन का निकास हुआ, जिससे अर्थव्यवस्था में गिरावट आई। इसके बाद सैन्य कारण हेडिंग डालने के बाद आप लिखोगे सिपाहियों की सेवा की स्थिति पर बुरा असर पड़ा था। उन्हें अपने घरों से दूर इलाकों में सेवा करने के लिए कहा जाता था, लेकिन इसके लिए उन्हें अतिरिक्त भत्ते नहीं मिलते थे। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856 के तहत ज़रूरत पड़ने पर सिपाहियों को समुद्र पार करना भी और जो दिया गया था वो आपको लिखना है। राजनीतिक कारण में आप लोग को ब्रिटिश सरकार की गोद निषेध प्रथा या हड़प नीति ने भी विद्रोह को जन्म दिया। इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट हेडिंग डाली है विद्रोह का प्रसार। इसमें आप लिखोगे 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था। यह विद्रोह जल्द ही भारत के अन्य हिस्सों में फैल गया और कई भारतीय शासक विद्रोह में शामिल हो गए। प्रमुख नेताओं में मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर, नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल और कुंवर सिंह शामिल थे। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे विद्रोह का प्रसार में कि 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था। इस तरह से आप लिखोगे।